नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंश स्टडी वाला में। अगर आपका सपना है रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने रोज 20 से 25 मिनट करंट अफेयर पढ़ने की आदत बना ली, उसी दिन आपकी सिलेक्शन जर्नी शुरू हो जाएगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 जुलाई 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2026 का। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आखिर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यावरण मंत्रालय ने 15,000 पवित्र उपवनों स्केयर्ड ग्रोव्स के संरक्षण हेतु 3,000 करोड़ की आस्था वन संरक्षण योजना किस बैठक में स्वीकृत की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 7वीं राष्ट्रीय कैंपा गवर्निंग बॉडी बैठक कोयम्बटूर में यहाँ पर स्वीकृत की। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर यह योजना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7वीं राष्ट्रीय कैंपा गवर्निंग बॉडी बैठक कोयम्बटूर में घोषित की। आस्था वन संरक्षण योजना AVSY 2026 से 31 की अवधि में देवरा, कांडू, देववन, आवरण, कोविल जैसे 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण पर केंद्रित है। पवित्र उपवन स्थानीय आदिवासी व ग्रामीण समुदाय द्वारा संरक्षित परंपरागत वन क्षेत्र जो भारत के जैव विविधता संरक्षण के सबसे पुराने रूप में गिने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में लगभग कितने पवित्र उपवन स्केयर्ड ग्रोव 19 राज्यों में फैले हुए हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 1 लाख में यहाँ पर फैले हुए हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर भारत में लगभग 1 लाख पवित्र उपवन 19 राज्य में फैले हुए हैं। यह उपवन वन अधिकार अधिनियम 2006 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अतिक्रमण की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में पवित्र उपवनों के संरक्षण के निर्देश दिए थे। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड ने हाल ही में 28 नए उत्पादों की जीआई पंजीकरण में सहायता की, जिसके बाद इसके द्वारा समर्थित कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 176 यहाँ पर हो गई। अब बढ़ती हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नाबार्ड द्वारा समर्थित कुल जीआई उत्पादों की संख्या 28 नए उत्पादों की पंजीकरण सहायता के बाद 176 हो गई। नए जीआई उत्पादों में नालंदा, बूटी, साड़ी बिहार, बिहू पेम्पा असम और खजुराहो मेंटल क्राफ्ट मध्य प्रदेश शामिल है। इन 28 नए जीआई उत्पादों ने 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए और 13,000 कारीगरों को औपचारिक बाजारों से जोड़ा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा था जिसे वर्ष 2004 में यह दर्जा मिला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर दार्जिलिंग चाय को यहाँ पर जीआई टैग मिला था। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था जिसे 2004 में यह दर्जा मिला। भारत में जीआई पंजीकरण भौगोलिक संकेतक, वस्तु पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित होता है। भारत में अब तक 600 से अधिक पंजीकृत जीआई उत्पाद हैं। जीआई रजिस्ट्री पेटेंट डिजाइन व ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय चेन्नई के अंतर्गत आती है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, न्यायिक आधुनिकीकरण अभियान के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एआई कानूनी अनुवाद उपकरणों की निगरानी हेतु किस समिति का गठन किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका सही जवाब है राष्ट्रीय न्यायिका सुधार आयोग, नेशनल जुडिशियल रिफॉर्म कमीशन का गठन किया। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग DOJ ने एआई कानूनी अनुवाद उपकरणों की निगरानी हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी गठित की। यह पहल न्याय वितरण एवं कानूनी सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन तथा ई कार्टेस फेज 3 परियोजना 7,210 करोड़ से संरक्षित है। भारत की न्यायपालिका पर 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों NJDG डेटा 2026 का बोझ है, जिसके चलते 22 अनुसूचित भाषाओं में सटीक एआई अनुवाद महत्वपूर्ण हो गया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग DOT ने वैश्विक दूरसंचार मानकों ITU 3GPP में भारत का योगदान मजबूत करने हेतु किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका
बी यहाँ पर TSDSI दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी भारत पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए। अब बढ़ती हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर DOT ने TSDSI टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। TSDSI की स्थापना 2013 में भारत की राष्ट्रीय दूरसंचार मानक विकास संस्था के रूप में हुई थी, जो ITU से संबंध है। इसका उद्देश्य वैश्विक 5G 6G मानकीकरण में भारत की भागीदारी बढ़ाना और कृषि, स्वास्थ्य व कम शक्ति IoT उपकरणों हेतु भारत विशिष्ट 5G उपयोग मामलों को शामिल करना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, मगर उससे पहले दोस्तों एक बात दिल से कहना चाहता हूं, सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होती। रोज के छोटे छोटे 20 से 25 मिनट ही एक दिन अपॉइंटमेंट लेटर बन जाते हैं। अगर आप रोज मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ेगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत न्यूजीलैंड मुफ्त व्यापार समझौते FTA के पूर्ण होने के साथ न्यूजीलैंड भारत का कौन सा FTA भागीदार बना? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर 50वां भागीदार बना है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर भारत न्यूजीलैंड FTA के पूर्ण होने के साथ न्यूजीलैंड भारत का 50वां FTA भागीदार बना। यह समझौता अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित हुआ और मात्र 13 महीनों के रिकॉर्ड समय में पूर्ण हुआ। यह प्रशांत क्षेत्र की किसी उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय SCOTUS ने संविधान के किस संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखते हुए ट्रंप के कार्यकारी आदेश 14,160 को रद्द किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 14वां संशोधन 14वां अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर रद्द किया। अब बढ़ती हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय SCOTUS ने 14वें संशोधन के तहत जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखते हुए ट्रंप के कार्यकारी आदेश 14,160 को रद्द किया। 14वें संशोधन 1868 में अनुमोदित अमेरिका में जन्म या नागरिकत्व सभी व्यक्तियों को नागरिकता की गारंटी देता है, जिसे जूस सोली भूमि का अधिकार सिद्धांत कहा जाता है। इस निर्णय का लगभग 38 से 45 लाख भारतीय अमेरिकियों सहित अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, UN वुमन की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक फंडिंग में भारी कटौती के कारण कितनी महिलाओं ने सहायता तक पहुंच खो दी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 1 मिलियन 10 लाख यहाँ पर महिलाओं ने सहायता तक पहुंच खो दी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। UN वुमन की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक फंडिंग में भारी कटौती के कारण 10 लाख 1 मिलियन महिलाओं ने सहायता तक पहुंच खो दी। कई प्रमुख दानदाता देशों ने घरेलू राजकोषीय दबाव के बीच विदेशी सहायता बजट में कटौती की है। यह मुद्दा सतत विकास लक्ष्यों 5 लैंगिक समानता और लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन से जुड़ा है। UN वुमन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में पहली 100% विदेशी स्वामित्व वाली रक्षा विनिर्माण इकाई किस नीति के तहत स्थापित हुई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति यहाँ पर स्थापित हुई। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यह इकाई रक्षा क्षेत्र में उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति के तहत स्थापित हुई, जो स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति देती है। पहले स्वचालित मार्ग से केवल 49% तक FDI की अनुमति थी, जबकि 100% तक सरकारी अनुमोदन से संभव था। यह नीतिगत उदारीकरण रक्षा अधिग्रहण प्रतिक्रिया DAP 2020 और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के तहत हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले, अगर अभी तक आपके 10 में से 8 या उससे ज़्यादा आंसर सही हैं तो कमेंट में लिखिए मिशन सिलेक्शन 2026। और अगर आपका गलत हो रहा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, गलतियां ही बताती हैं कि अभी क्या सीखना बाकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के अनुसार भारत की चरम बिजली मांग वित्त वर्ष 2027 में कितने GW तक पहुँचने का अनुमान है? ऑप्शन सी, यहाँ पर 300 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। CEA के अनुसार भारत की चरम बिजली मांग वित्त वर्ष 2027 में 300 GW तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि मई 2026 में यह 271 GW दर्ज की गई थी। भारत की बिजली मांग औद्योगिक विस्तार, कूलिंग लोड, AC, EV चार्जिंग और डेटा सेंटर के विस्तार से प्रति वर्ष लगभग 7 से 8% बढ़ रही है।
भारत की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता नवीकरणीय सहित 1000 गीगावाट को पार कर चुकी है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2023-24 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा नामांकन कितने करोड़ तक पहुंच गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। AISHE 2023-24 के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा नामांकन 4 से 5 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी, जिसमें 1000 प्लस विश्वविद्यालय व प्लस 40,000 प्लस कॉलेज हैं। भारत का सकल नामांकन अनुपात GER 2023-24 में 28.4% रहा। NEP 2020 के तहत 2035 तक इसे 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 प्रक्षेपण यान की पहल उड़ान मिशन आगमन का लॉन्च वीडियो किस अंतरिक्ष केंद्र से खुला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सहार श्रीहरिकोटा से खुला। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। मिशन आगमन का लॉन्च वीडियो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच खुला। विक्रम-1 7 मंजिला ऊंचा ऑल कार्बन कंपोजिट संरचना वाला बहुचरणीय ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, जो 450 किमी की LEO कक्षाओं में 350 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जा सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने भारत की थी। यह भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यदि मिशन आगमन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड रॉकेट लैब के बाद किसी निजी ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान रखने वाला कौन सा देश बनेगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर चौथा देश यहाँ पर बनेगा। अब बढ़ती हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यदि सफल होता है तो भारत, अमेरिका, चीन और न्यूजीलैंड रॉकेट लैब के बाद निजी ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान रखने वाला चौथा देश बनेगा। भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान लगभग 8.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मिशन आगमन संस्कृत में आगमन नवंबर 2022 के मिशन विक्रम-S पर आधारित है, जो भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की कोकिला कही जाने वाली पार्श्व गायिका S जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कितने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 4 पुरस्कार यहाँ पर जीते थे। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर S जानकी ने अपने करियर में 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। उनका निधन मैसूर में हृदयाघात से हुआ। उन्होंने 1957 में अपना करियर शुरू किया और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी सहित 20 से अधिक भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने 1989 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2013 व्यक्तिगत कारणों से पद्म भूषण को अस्वीकार कर दिया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, मगर उससे पहले आपको दोस्तों, कंपटीशन लाखों लोगों से नहीं होता, कंपटीशन सिर्फ उस इंसान से होता है जो कल आप थे। आज अगर आप कल से बेहतर हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ती हैं अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मलाला दिवस, मलाला डे, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन का प्रतीक है, प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपका 12 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। मलाला दिवस प्रति वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है, जो मलाला यूसुफजई जन्म 12 जुलाई 1997 के जन्मदिन का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में आधिकारिक रूप से 12 जुलाई को मलाला दिवस नामित किया। मलाला 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति बनी, जो भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर कोपेनहेगन डेनमार्क यहाँ पर रहने वाला शहर घोषित किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कोपेनहेगन डेनमार्क सबसे
अधिक रहने योग्य शहर घोषित हुआ। इसके बाद वियना ऑस्ट्रिया और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की का स्थान रहा। यह इंडेक्स स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के 30 संकेतकों के आधार पर 173 यहाँ पर घरों का मूल्यांकन करता है। वैश्विक औसत लिवेबिलिटी स्कोर 76.1 100 पर स्थित रहा। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक सुधार +0.74 अंक दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी दिल्ली 173 शहरों में किस स्थान पर रही? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका 120वें स्थान पर रही। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दिल्ली 173 शहरों में 120वें स्थान पर रही। इसके बाद मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु का स्थान रहा। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा, प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी ढांचे में भारतीय शहरों में चुनौतियों को उजागर करती है। यह इंडेक्स स्मार्ट सिटीज मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP से नीतिगत रूप से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें में फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के साथ कौन सी चौथी टीम शामिल है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका अर्जेंटीना यहाँ पर शामिल है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने प्रवेश किया है। यह विश्व कप संयुक्त रूप से अमेरिकी, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हो रहा है। फुटबॉल प्रशंसकों इन शक्तिशाली टीमों के बीच फाइनल में जगह पाने के लिए उच्च दाव वाले मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका चीन के ऑर्ड्रोस में आयोजित पहले एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक से तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थर्ड स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भारत ने चीन के आर्डोस में आयोजित पहले एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 5 पदक जीते हैं। यह भारत के युवा एथलीटों के लिए उत्साहजनक प्रदर्शन है जो भविष्य के लिए भारतीय एथलेटिक्स की संभावनाओं को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मगर उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका मदद करेंगे तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। हो सकता है आपकी एक शेयर उसकी सिलेक्शन की वजह बन जाए। तो चलिए अब बढ़ती हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण ने सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मथुन पद्मनाभम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए किस स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर मन्नम स्मृति मंडपम का यहाँ पर उद्घाटन किया है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण ने मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन करते हुए मन्नथुन पद्मनाभम की प्रतिमा का अनावरण किया। मन्नथुन पद्मनाभन एक प्रमुख सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने केरल में नायर समुदाय के उत्थान हेतु कार्य किया। यह कार्यक्रम उनके सामाजिक योगदान व विरासत को सम्मानित करने के लिए आयोजित हुआ। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका अमेरिका, UK सहित कुल कितने देशों ने चीन के दक्षिण चीन सागर दावों को खारिज करते हुए 2016 के हेग फैसले की पुनः पुष्टि की? तो आपका 14 यहाँ पर पुनः पुष्टि की। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर अमेरिका, UK सहित कुल 14 देशों US, UK और 12 अन्य राष्ट्र के चीन के दक्षिण चीन सागर दावों को खारिज करते हुए 2016 के हेग फैसले की पुनः पुष्टि की। यह घोषणा 2016 के अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के वर्ष पूरे होने के अवसर पर की गई जिसने दक्षिण चीन सागर से जुड़े कानूनी विवादों को नया मोड़ दिया था। यह मुद्दा हिंद प्रशांत में क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विषय है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों के तहत खेल क्षेत्र में शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम दोनों देशों के बीच शताब्दी के खेल संबंधों का उत्सव मनाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर 100 ईयर ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट यहाँ पर मनाता है उत्सव। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर।
100 ईयर ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट कार्यक्रम भारत न्यूजीलैंड के बीच एक शताब्दी के खेल संबंधों का उत्सव मनाता है। यह भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप के तहत सामने आए 18 प्रमुख परिणामों में से एक है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन, पैटर्न, पशुपालन व शिक्षा में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप में नौसेनाओं के बीच रसद सहायता के लिए किस व्यवस्था पर सहमति बनी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था, यहाँ पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, यहाँ पर सहमति बनी। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट पर सहमति बनी। इसके साथ ही वार्षिक समुद्री सुरक्षा वार्ता MFAT आयोजित करने पर भी सहमति हुई। यह भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 का रोड मैप के 18 प्रमुख परिणामों में से एक है, जो रक्षा सहयोग को गहरा करता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत न्यूजीलैंड FTA के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद न्यूजीलैंड के कितने प्रतिशत निर्यातियों पर भारत में शुल्क कम या समाप्त हो जाएगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 95% यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ती हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पूर्ण क्रियान्वयन के बाद न्यूजीलैंड के 95% निर्यातों पर भारत में शुल्क कम या समाप्त हो जाएगा। पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के 57% निर्यात शुल्क मुक्त होंगे। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर लगभग 35,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से कितने अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 20 अरब डॉलर का यहाँ पर लक्ष्य रखता है। अब बढ़ते हैं के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर भारत अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से 20 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.25 अरब डॉलर है। न्यूजीलैंड फाइव आइज खुफिया गठबंधन का सदस्य है, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सनत नगर हैदराबाद में 211 करोड़ की लागत से बने नए OPD ब्लॉक का उद्घाटन किया, जो लगभग कितनी मरीजों को सेवा देगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर 12 लाख 1.2 मिलियन मरीजों को सेवा देगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर सनत नगर हैदराबाद में 211 करोड़ की लागत से बना OPD ब्लॉक लगभग 12 लाख मरीजों को सेवा प्रदान करेगा। यह 7 ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं कुल 668 करोड़ का हिस्सा है, जो असम, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में शुरू की गई है। ESIC की स्थापना 1952 में ESI अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा कुल कितने प्रतिशत योगदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका 4% यहाँ पर योगदान किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर ESIC योगदान कुल वेतन का 4% है, नियोक्ता द्वारा 3.25% और कर्मचारी द्वारा 0.75%। यहाँ पर यह योजना 10 या अधिक कर्मचारियों वाले तथा 21,000 प्रति माह तक कमाने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। ESIC संगठित क्षेत्र के श्रमिकों व उनके परिवारों को चिकित्सा, मातृत्व, बीमारी, दिव्यांगता व मृत्यु लाभ प्रदान करता है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एरो इंडिया 2027 फरवरी 2027 में किस शहर के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाला है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। अब बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। एरो इंडिया 2027 बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर 8 से 13 फरवरी 2027 के दौरान आयोजित होगा। एरो इंडिया एशियाई के सबसे बड़े एरो स्पेस व रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें दुनिया भर की रक्षा व एरो स्पेस कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं। अब बढ़ती हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। आपका लास्ट प्रश्न है, स्काई रूट एरो स्पेस के मिशन विक्रम S नवंबर 2022 के संदर्भ में यह भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला किस प्रकार का पहला रॉकेट था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर पहला निजी रॉकेट फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर मिशन विक्रम एस नवंबर 2022 भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट था। यह स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण यान मिशन आगमन की नींव रखने वाली उपलब्धि थी। पीएम मोदी ने नवंबर 2025 में स्काई रूट के इन्फिनिटी परिसर के उद्घाटन के दौरान उड़ान तैयार रॉकेट का अनावरण किया था। तो दोस्तों, आज के टॉप 30 करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है कि आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल अंश स्टडी वाला को सब्सक्राइब करिए। और याद रखिए, सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं रोज की मेहनत से मिलती है। और मैं आपके लिए ऐसे ही रोज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।